Assalamu alaikum everyone. Russian Revolution एक ऐसा इनकलाब जिसने रोमनोव डायनेस्टी के 300 साला रूल को जड़ से उखाड़ फेंका। 17th सेंचुरी में गद्दी पर बैठने वाले ज़ार्स को किस तरह रशियन पॉपुलेशन ने न सिर्फ उतने पर मजबूर कर दिया बल्कि कैसे निकोलस II अपने भयानक अंजाम को पहुंचा। हम बात करने वाले हैं एक और अजीम इनकलाब की, एक ऐसा हिस्टोरिकल इवेंट जिसने न सिर्फ रशिया बल्कि पूरी दुनिया के फ्यूचर और नक्शे को हमेशा के लिए बदल दिया। किस तरह इस रेवोल्यूशन ने रशिया में ज़ारिस्ट मोनार्की को खत्म तो किया ही साथ सोशलिज्म और कम्युनिज्म के अल्ट्रा प्रो वेरिएंट्स भी दुनिया को दिखाए। लेट्स डाइव इनटू इट। So, 19th century का रशिया was an empire ruled by czars। कहने को तो ये जार थे लेकिन लोग इनसे बेजार थे और क्यों ना होते। रोमनोव डायनेस्टी के जार निकोलस I जो कि 1613 में गद्दी पर बैठे थे ने रोमनोव डायनेस्टी की बुनियाद रखी जिसे अगली 3 सदियों तक जार्स ने रूल किया। इस जारिस्ट रूल के चलते पीटर द ग्रेट और कैथरीन द ग्रेट ने रशियन एम्पायर को हिस्ट्री की सबसे बड़ी एम्पायर में बदल दिया। इसके साथ साथ रशिया में मॉडर्नाइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन की बुनियाद भी रखी गई जिसने डिफेंस, कल्चर और एजुकेशन जैसे सेक्टर्स में बहुत सी रिफॉर्म्स की। इन सब रिफॉर्म्स के बावजूद ज़ार्स हैड एब्सोल्यूट पावर्स। ये एक बहुत ही ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट थी जहां पॉलिटिकल ऑपोजिशन और क्रिटिसिज्म को सख्ती से कुचल दिया जाता था और बाज़ औक़ात इसका नतीजा मौत या मुल्क से बेदखली की शक्ल में निकलता था। मिलिट्री, जुडिशरी और ब्यूरोक्रेसी पूरी तरह बादशाह की मुट्ठी में होती थी। रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च भी ज़ारिस्ट रूल का खुला सपोर्टर था क्योंकि चर्च के ख्याल में ज़ार्स को रूल करने की अथॉरिटी खुदा की तरफ से तोहफे में मिली है। लेकिन थैंक्स टू द एज ऑफ एनलाइटनमेंट के लोगों का इस नॉनसेंस से एतबार उठने लगा था और तब्दीली की सदाएं सुनाई देने लगी थी। तो बात है 20th सेंचुरी के स्टार्ट की। निकोलस II का टाइम चल रहा था, बल्कि यूं कहूं कि बुरा टाइम चल रहा था। एंड द गाय वाज एन एब्सोल्यूट मोनार्क जस्ट लाइक हिज बाप दादास। एक तरफ रशियन एलीट, अरिस्टोक्रेट्स और नोबल्स थे जबकि दूसरी तरफ पेजेंट्स और वर्कर्स, और इन दोनों के लाइफस्टाइल में जमीन आसमान से भी ज्यादा का फर्क था। सितम बाला सितम। रशिया वेस्टर्न यूरोप की तरह इंडस्ट्रियलाइज भी नहीं था और ज्यादातर लोग रूरल एरियाज में एग्रीकल्चर पर ही डिपेंडेंट थे। और इन दोनों इंतहाओं के बिल्कुल बीच में थी एक छोटी सी वेरी वेल एजुकेटेड मिडिल क्लास जो इस सिस्टम से जान छुड़वाना चाहती थी और इससे सख्त खफा थी। तो मतलब के रेवोल्यूशन के कुछ इंग्रेडिएंट्स तो मौजूद थे। एंड एज यू नो वंडरफुल फोक्स, रेवोल्यूशंस टेक टाइम, so did Russian Revolution. Let's see how it unfolded. ज़ार निकोलस II की कांपती गद्दी को 1898 में कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स की टीचिंग से इंस्पायर होकर बनाई जाने वाली रशियन सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी और RSDLP बहुत टफ टाइम दे रही थी। 1903 तक RSDLP इंटरनल डिसएग्रीमेंट्स की वजह से दो पार्ट में बंट चुकी थी, बोल्शेविक्स और मेंशेविक्स। मेंशेविक फैक्शन की लीडरशिप जूलियस मोटोव के हाथों में थी जबकि बोल्शेविक्स को व्लादिमीर लेनिन लीड कर रहे थे। इन्हीं एनर्जेटिक और कैरिज्मेटिक व्लादिमीर लेनिन को ज़ार्स के साथ एक पुराना हिसाब भी चुकता करना था। यह हिसाब था अपने भाई अलेक्जेंडर ओलियनोव की मौत का बदला लेना, जिसे अलेक्जेंडर द थर्ड के कत्ल की साजिश करने के इल्जाम में फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया गया था। 1904 से 1905 तक होने वाली रूसो जापानीज वॉर ने भी जलती पर तेल का काम किया। हुआ कुछ यूं कि रशियन एम्पायर चाइनीज मंचूरिया और कोरिया में वार्म वाटर पोर्ट्स की तलाश में थी। जापान had similar goals and it considered Russian expansion as a threat to its ambition in Southeast Asia. In response, Japan decided to retaliate and launched an attack on the Russian fleet. इस अटैक का रिजल्ट very surprisingly जापान की फेवर में निकला और तारीख में पहली बार किसी यूरोपियन पावर को एशियन पावर के हाथ
तो ह्यूमिलेटिंग डिफीट का सामना करना पड़ा। जब इस शिकस्त की खबर बेहद नाराज रशियन पॉपुलेशन तक पहुंची तो बेचारे ज़ार निकोलस II की एक बात फिर से शामिल आ गई। लोगों का गुस्सा अब किसी लावा की मानद फट पड़ा था, क्योंकि लोग अब वाकई ही गवर्नमेंट पॉलिसीज और इकोनॉमिक हार्डशिप्स की वजह से तंग आ चुके थे। इन सब हालात की मौजूदगी में इनकलाब ने 1905 में अपनी जरा सी झलक दिखाई, जिसे बाद में इनकलाब की ड्रेस रिहर्सल का नाम दिया गया। ऑन जनवरी 22, 1905 सेंट पीटर्सबर्ग में हालात के सताए लोगों ने विंटर पैलेस की तरफ पीसफुल मार्च किया, जहां लोग ज़ार से बेटर वर्किंग कंडीशंस, हाई वेजेस और पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की डिमांड कर रहे थे। ज़ार निकोलस II ने इस पीसफुल मार्च का इस्तेमाल ताकत के अंधे इस्तेमाल से करने का फैसला किया, एंड ऑल ऑफ सडन दिस पीसफुल मार्च टर्न्ड इनटू व्हाट इज नाउ रिमेंबर्ड एज ब्लडी संडे, जिसमें ज़ार के सोल्जर्स ने इनोसेंट लोगों पर गोलियों की बौछार कर दी और सैकड़ों पीसफुल प्रोटेस्टर्स को बड़ी ही बेरहमी से कत्ल कर दिया गया, बिल्कुल वैसे ही जैसा अप्रैल 30, 1919 को कॉलोनियल ब्रिटिश सोल्जर्स जलियांवाला बाग में हमारे बड़ों से करने वाले थे। They've had their warning. No meetings. All this took people's anger to a tipping point और तकरीबन पूरे रशिया में फ्रेंच रेवोल्यूशन 2.0 के हालात पैदा हो गए। एक बार फिर स्टूडेंट्स, फैक्ट्री वर्कर्स और पेजेंट्स ने सड़कों का रुख किया और गवर्नमेंट मशीनरी, रेलवेज और फैक्ट्रीज वगैरह का चलना बिल्कुल मुहाल कर दिया। ज़ार निकोलस II ने हालात को हाथ से निकलता देख ना चाहते हुए भी कुछ रिफॉर्म्स का वादा किया, जो कि महज एक वादा ही था, just to cool people down। अक्टूबर 17, 1905 में अक्टूबर मैनिफेस्टो को इंट्रोड्यूस करवाया गया, जिसे आप फर्स्ट रशियन कॉन्स्टिट्यूशन भी समझ सकते हैं। इस मैनिफेस्टो में रशियन पॉपुलेशन को फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ प्रेस और क्रिएशन ऑफ वीक रशियन पार्लियामेंट, जिसे डूमा का नाम दिया गया, के सुहाने ख्वाब दिखाए गए। लेकिन ये अपराइजिंग का सिलसिला यहीं थमने वाला नहीं था। इसी साल दिसंबर में मॉस्को सोवियत वर्कर्स ने मॉस्को में ज़ारिस्ट गवर्नमेंट के खिलाफ आर्म्ड स्ट्रगल की शुरुआत की, जिसे इंपीरियल मिलिट्री और पुलिस की मदद से कुचल दिया गया। बहुत से बोल्शेविक रेवोल्यूशनरी सोवियत लीडर्स या तो गिरफ्तार कर लिए गए या मुल्क से भाग निकले, या उनके अंडरग्राउंड होने का समय आ गया था। इनकलाब नामी बला कुछ वक्त के लिए निकोलस II के सर से टल चुकी थी। इतने में वर्ल्ड वॉर I भी आन पहुंची। रशिया इस जंग में एलाइज, जिसमें इनिशियली यूके, फ्रांस और सर्बिया शामिल थे, की फेवर में जंग का हिस्सा बन गया। ज़ार निकोलस II, जो अपने इंपीरियल गोल्स को फुलफिल करने के लिए इस जंग में कूदा था, ने इसी जंग के चलते खुद अपने हाथों से ही अपनी कब्र खोदना शुरू कर दी थी। लेकिन कॉमन रशियंस थके हुए और जंग से बेजार थे, और क्यों ना होते विद ऑल दैट ब्रोकन इकोनॉमी, फूड राशनिंग एंड पुअरली इक्विप्ड मिलिट्री मशीन। अब जंग में रोजाना की बुनियाद पर गिरती हजारों लाशों, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल हार्डशिप्स ने लोगों के सब्र का पैमाना लबरेज कर दिया था। ऊपर से गवर्नमेंट अफेयर्स चलाने में बुरी तरह नाकाम निकोलस II ने फौज की कमान भी अपने हाथों में ले ली थी। एंड सिंस वंस अ पनौती ऑलवेज अ पनौती, ये डिसीजन भी एक एक्सट्रीम ब्लंडर साबित हुआ। ठीक उस वक्त जब बादशाह खुद वॉर फ्रंट पर अपनी मिलिट्री की कमान में मसरूफ था, इधर रशियन कैपिटल पेट्रोग्राड में स्टेट अफेयर्स मुकम्मल तौर पर निकोलस II की जर्मन बॉर्न वाइफ ज़ारीना अलेक्जेंड्रा के हाथों में थे, और ज़ारीना अलेक्जेंड्रा पूरी तरह अपने एडवाइजर ग्रिगोरी रास्पुतिन के हाथों में। ग्रेगोरी रास्पुतिन एक ढोंगी बाबा था, जिसे रॉयल कपल के बेटे
बेटे अलेक्सी जो कि हीमोफीलिया का शिकार था के इलाज की जिम्मेदारी दी गई थी। बादशाह और मलिका दोनों को पूरा यकीन था कि रास्पुतिन के पास कुछ स्पेशल और होली पावर्स हैं। जारीना तो हर लिहाज से रास्पुतिन के चुंगल में फंस चुकी थी और इनफेमस रास्पुतिन खुल्लम खुला स्टेट अफेयर्स और गवर्नमेंट्स डिसीजन मेकिंग पर अपनी छाप छोड़ रहा था। रशियन पॉपुलेशन और एलीट रास्पुतिन से बेहद नफरत करते थे। दिसंबर 30, 1916 को रशियन नोबिलिटी के एक ग्रुप ने रास्पुतिन को कत्ल कर दिया, लेकिन ये एक्शन भी मैसेस के गुस्से में कमी ना ला सका। और जी हाँ, ये वही रास्पुतिन है जिसके बारे में एलिजिडली ये बहुत मशहूर कर दिया गया है कि इसके जेनिटल्स को काट कर एक जार में बंद किया गया और पेरिस के एक म्यूजियम में डिस्प्ले पर रखा गया है। बट द सैड पार्ट इज दिस होल स्टोरी इज कंप्लीटली फेक। तो इस सब के नतीजे में लोगों को एक ऑल्टरनेटिव की तलाश थी और सोसाइटी में मार्क्सिस्ट आइडियाज, सोशलिज्म और वर्कर्स के राइट्स के बारे में एक नैरेटिव पहले ही डेवलप हो रहा था। और ऐसे में व्लादिमीर लेनिन, जोसेफ स्टालिन और लियोन ट्रॉट्स्की जैसे सोवियत रेवोल्यूशनरीज बोल्शेविक पार्टी को स्ट्रॉन्ग कर रहे थे। दूसरे पॉलिटिकल ग्रुप्स जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेट्स, लिबरल्स, मेंशेविक्स, अनार्किस्ट्स और नेशनलिस्ट वगैरह ने भी कमज़ोर पड़ती जार गवर्नमेंट की नाक पर दम कर रखा था। वर्कर्स के राइट्स, रिफॉर्म्स और जंग ख़त्म करने की आवाज़ें अब पूरे रशिया के कोने कोने से सुनाई देने लगी थी। 1917 के स्टार्ट तक इनकलाब के लिए बेहतरीन माहौल बन चुका था। मार्च 8, 1917 को इंटरनेशनल वुमेन्स डे के दिन, जो कि उस वक्त रशिया में चलने वाले जूलियन कैलेंडर के मुताबिक 23 फेब का दिन था, को हजारों औरतों ने पेट्रोग्राड में मार्च किया और ब्रेड और पीस की मांग की, जिसे फूड शॉर्टेजेस, बैड वर्किंग कंडीशंस और वर्ल्ड वॉर 1 के मारे लोगों का पूरा साथ हासिल था। देखते ही देखते इस प्रोटेस्ट ने पूरे पेट्रोग्राड को अपनी चपेट में ले लिया। 12 मार्च तक तकरीबन 2 से 2.5 लाख लोग स्ट्राइक्स और प्रोटेस्ट में शामिल होने लगे। इस अनरेस्ट ने पूरे पेट्रोग्राड को बुरी तरह पैरालाइज कर दिया और इकोनॉमी का भुरकस निकाल दिया। पुलिस और मिलिट्री रैंक्स में से भी बगावत का शोर सुनाई देने लगा। फिर जब जार ने आर्मी को इन प्रोटेस्ट को क्रश करने का ऑर्डर दिया तो आर्मी रिफ्यूज्ड स्ट्रेट अवे विद सम सोल्जर्स इवन जॉइनिंग द प्रोटेस्ट्स। ये सब इवेंट्स बांग्लादेश में होने वाली रीसेंट डेवलपमेंट से बहुत मुख्तलिफ नहीं थे, जब बांग्लादेशी प्राइम मिनिस्टर हसीना वाजिद को अपनी कुर्सी गंवाना पड़ी थी। बिल्कुल इसी तरह इन प्रोटेस्ट्स के नतीजे में जार निकोलस II ने अपने लॉयल मिनिस्टर्स और मिलिट्री लीडरशिप की एडवाइस पर अमल करते हुए फाइनली अपने भाई ग्रैंड ड्यूक माइकल के लिए अपनी कुर्सी छोड़ दी, जिसने ये ऑफर सिरे से ही ठुकरा दी। और यूं 1613 से रूल करने वाली रोमानोव डायनेस्टी अब 1917 में अपनी मौत आप ही मर चुकी थी। एंड दिस वाज अ मैसिव विक्ट्री फॉर द प्रोटेस्टर्स। मार्च 1917 में ही एक टेम्परेरी प्रोविजनल गवर्नमेंट सेटअप की गई। इन सब इवेंट्स को कलेक्टिवली फरवरी रेवोल्यूशन का नाम दिया गया। बट दिस वाज नॉट द एंड ऑफ इट, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ज़ारिस रूल के ख़त्म होने पर पैदा हुआ एक पावर वैक्यूम, जिसे प्रोविजनल गवर्नमेंट के लीडर अलेक्जेंडर केरेंस्की, जो कि एक डेमोक्रेटिक सिस्टम क्रिएट करना चाहते थे, ने किसी हद तक फिल तो किया, लेकिन वो लोगों की एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं कर पाए। और सबसे बढ़कर ये कि प्रोविजनल गवर्नमेंट भी वर्ल्ड वॉर 1 जारी रखे हुए थी और उन्हें बाद में इसका खमियाजा भी भुगतना पड़ा। दूसरी तरफ व्लादिमीर लेनिन और उनकी बोल्शेविक पार्टी काफ़ी जोर पकड़ते जा रहे थे। व्लादिमीर लेनिन फरवरी रेवोल्यूशन के बाद 16 अप्रैल 1917 को जर्मन सपोर्ट के साथ जब एग्जाइल से रशिया वापस लौटे तो उन्होंने पीस, लैंड एंड ब्रेड का नारा लगाया। लेनिन के ख्याल में प्रोविजनल गवर्नमेंट वर्ल्ड वॉर 1 को खत्म करके पीस अचीव करने में बुरी तरह नाकाम रही है। लैंड रिफॉर्म्स भी इंट्रोड्यूस नहीं करवाई गई हैं और फूड शॉर्टेजेस का मसला भी वहीं का वही था। इन शॉर्ट, दे मस्ट गो।
کی آوازیں ایک بار پھر گونجنے لگی تھیں. People, especially the worker class, stood with Lenin on these issues who stood against the provisional governments. Bolsheviks کی ٹاپ لیڈرشپ, جسے اب آرمی اور نیوی کے کچھ ایلیمنٹس کا ساتھ بھی حاصل تھا, پروویشنل گورنمنٹ کا انجام بھی زارس گورنمنٹ والا کرنے کی پلاننگ کر رہی تھی. کاؤنٹر ریولوشن کی شروعات ہونے والی تھی. جولائی 3 سے جولائی 7 تک پیٹروگراڈ میں ورکرز اور سولجرز نے ایک بار پھر سڑکوں کا رخ کیا, جسے جولائی ڈیز کا نام دیا گیا. حالات کو ہاتھ سے نکلتا دیکھ رشین آرمی کے کمانڈر ان چیف جنرل کورنیلوف نے اگست 1917 میں پیٹروگراڈ پر چڑھائی کرنے کی سوچی, جسے پروویژنل گورنمنٹ نے ریڈ گارڈز کی مدد سے ناکام بنا دیا. اس اٹیمپٹڈ کو کو ناکام بنانے کا کریڈٹ گریٹ ملٹری اسٹریٹجسٹ اور بولشوک لیڈر لیون ٹروٹسکی کو جاتا ہے, جنہیں خاص اسی مقصد کے لیے جیل سے ریلیز کیا گیا تھا. پروویشنل گورنمنٹ جو کہ حالات سدھارنے میں ناکام رہی تھی اور اسی وجہ سے لینن کے حق میں بڑھتی پاپولر سپورٹ نے اکتوبر 25, 1917 کو رشین پروویشنل گورنمنٹ کی گرتی دیوار کو آخری دھکا بھی دے دیا, جسے اکتوبر ریولوشن کا نام دیا گیا. اکتوبر ریولوشن میں بولشوک ریڈ گارڈز اور سولجرز نے لیون ٹروٹسکی کی کمانڈ میں پیٹروگراڈ کی کی لوکیشن جیسے بریجز, ریلوے اسٹیشنز, کمیونیکیشن سینٹرز اور میجر گورنمنٹ بلڈنگز سب کیپچر کر لیا. پروویشنل گورنمنٹ کے ہیڈ کوارٹر ونٹر پیلس پر بھی تھوڑی بہت ریزسٹنس فیس کرنے کے باوجود قبضہ کر لیا گیا. ہیڈ آف دا پروویشنل گورنمنٹ الیگزینڈر کیرنسکی ایک کار میں کیپٹل سے بھاگ نکلنے میں کامیاب رہے, جبکہ باقی گورنمنٹ ممبرز کو اریسٹ کر لیا گیا اور سبھی گورنمنٹ پاورز چھین لی گئیں. لانگ اویٹڈ ریولوشن واز فائنلی ہیئر. 27 اکتوبر کو پیٹروگراڈ میں نئی سوشلسٹ گورنمنٹ کاؤنسل آف پیپلز کمیسار یا سورنکوم کی بنیاد رکھی گئی, جسے نو ون ایلس بٹ ولاڈیمیر لینن ہیڈ کرنے والے تھے. ڈیکلریشن آف دا رائٹس آف پیپل آف رشیا واز اڈاپٹیڈ وچ انشورڈ ایکویلٹی, sovereignty and self-determination for everyone living in Russia. ریلیجن کو اسٹیٹ افیئرز سے الگ کر دیا گیا. سینٹرل پاورز کے ساتھ رشیا کے ورلڈ وار 1 سے ودڈرال کے لیے نیگوشیشنز کی شروعات بھی کی گئی, جو کامیاب رہیں, اور یوں رشیا نے ہیوج ٹیریٹوریل لاسز کے باوجود بھی خود کو جنگ سے علیحدہ کر لیا. لینڈ ریفارمز بھی انٹروڈیوس کروائی گئیں, جس میں پرائیویٹ لینڈ اونرشپ کو مکمل طور پر ختم کر دیا گیا. رشین ایلیٹس اور آرتھوڈاکس چرچ سے زمینیں چھین کر عام لوگوں میں بانٹ دی گئیں. ورکرز کے لیے ورکنگ ڈے کو صرف 8 hours پر ڈے کر دیا گیا, اور اس کے علاوہ کئی دوسرے لیبر لاز کو بھی انٹروڈیوس کروایا گیا. انڈسٹریز کو بھی نیشنلائز کر دیا گیا, اور یہاں پر ایک فن فیکٹ کہ پاکستان اور انڈیا بھی فیلڈ انڈسٹریل نیشنلائزیشن کے ایکسپیریمنٹ کو دہرا چکے ہیں. جہاں نیو سوشلسٹ آرڈر رشین پاپولیشن سے کیے گئے اپنے پرومسز کو فلفل کر رہا تھا, ساتھ ہی ساتھ پولیٹیکل اپوزیشن اور گورنمنٹ پر ہونے والے کرٹیسزم کو دبانے میں یہ سوشلسٹ گورنمنٹ زارس رجیم کو بھی پیچھے چھوڑنے لگی. سیکرٹ پولیس کو کسی بھی انریسٹ یا اپرائزنگ کے ساتھ سختی سے نمٹنے کے آرڈرز دیے گئے. رشیا اب ایک سنگل پارٹی اسٹیٹ بن چکا تھا. رشیاز پرو مونارکی گائز, ایرسٹوکریٹس, نوبلز, لبرلز, ممبرز آف دا آرتھوڈاکس چرچ, ڈیموکریٹس, یا یوں سمجھیں کہ سبھی اینٹی بولشوک فورسز نے بولشوک رجیم کے خلاف ہتھیار اٹھا لیے, جنہیں وائٹ آرمی کا نام دیا گیا. گورنمنٹ کے خلاف اس آرمڈ اسٹرگل کو فورن سپورٹ بھی حاصل تھی, جسے یو ایس اے, یو کے اور فرانس اپنے جیو اسٹریٹجک گولز اور انٹرسٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے سپورٹ کر رہے تھے. وائٹ آرمی کو اس سول وار کی انیشیل سٹیجز میں کچھ کامیابی بھی ملنے لگی. اس سے پہلے کہ وائٹ آرمی فارمر کنگ کے ریسکیو کے لیے پہنچ سکے, نکولس II, اس کی وائف, 5 بچوں اور 4 سرونٹس کو جولائی 17, 1918 کے دن فائرنگ اسکواڈ کے ہاتھوں ایگزیکیوٹ کروا دیا گیا. ایک اور یورپین کنگ اپنے بھیانک انجام کو پہنچ چکا تھا.
رشین سول وار میں وائٹ آرمی سالوں بہت ہاتھ پاؤں مارنے کے باوجود بھی ویل اکوپڈ، ویل ڈسپلنڈ اور ویل پریپیئرڈ رشین ریڈ آرمی سے 1923 تک مکمل شکست کھا چکی تھی۔ سول وار کے چلتے جنگ، بیماریاں جیسے ٹائفس اور قحط 8 سے 12 ملین زندگیوں کو اپنا شکار بنا چکا تھا۔ دسمبر 1922 تک بولشوکس سبھی پاورز اپنے ہاتھوں میں لے چکے تھے اور یونین آف سوویت سوشلسٹ ریپبلک یا USSR کی بنیاد رکھی جا چکی تھی، جسے ولاڈیمیر لینن لیڈ کر رہے تھے۔ لیکن USSR سے شروع ہوتی ہے ایک نئی داستاں جس کا ذکر پھر کبھی صحیح۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک، کامنٹ، شیئر اینڈ سبسکرائب۔ آپ مجھے سوشل میڈیا پر بھی فالو کر سکتے ہیں، میرے لنکس ڈسکرپشن میں ہیں۔ Thank you very much for watching and I'll see you next time.